गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे आप सब? होप सब आप सब बढ़िया होंगे। मैं ये कह रहा था कि अभी तक आपको मैंने जितना भी पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बोरियत नहीं रही होगी क्लासेस के अंदर। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो क्लास देखने में आप बोर नहीं हो रहेंगे। मेरी पूरी कोशिश यही है कि क्लास देखते देखते बोर ना हो। प्लस और याद हमें इसके अंदर कुछ नहीं करना। मैं शुरू से यही कहते हुए आया हूँ, याद कुछ नहीं करना, सिर्फ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सिर्फ पॉइंट, अंदर कंटेंट को याद नहीं करना। और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। एक बार ये बिजनेस कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा तो फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस के पीछे करवा देंगे आपको, और उसी को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आते हैं अगले अपने कॉन्सेप्ट पे। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हमने देखा था हमारे पास टोटल 11 चैप्टर थे, जिसके अंदर हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंप्लीट कर लिया है। पांचवा नहीं करा, पेंडिंग है। छठा कंप्लीट कर लिया है, सातवां पेंडिंग है, आठवां कंप्लीट कर लिया है। हमारे टोटल रह गए 4 चैप्टर, जिसके अंदर हमारा पांचवा चैप्टर रह गया है, एक बड़ा चैप्टर है सबसे ज्यादा। सातवां चैप्टर रह गया है, 10वां चैप्टर रह गया और 11वां चैप्टर रह गया। तो दोस्तों आज का हमारा टारगेट है कि हम अपने 10वां और 11वां चैप्टर कंप्लीट करते हैं। टोटल इसके अंदर 5 पेज है दोनों चैप्टर को मिलाकर, और वो अभी 30 मिनट टू 45 मिनट्स में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाएंगे हमारे 2 चैप्टर्स जो कि बड़े बड़े हैं, जिनमें 3 क्लास लगने वाली है। आराम से करेंगे उसको, एंड देन उसके बाद फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस। तो एक बार कोर्स अब लगभग खत्म ही हो गया। आज ये कराने के बाद मेरे कितने चैप्टर रह गए बताओ? सिर्फ 2 चैप्टर रह गए, ठीक है ना? वो भी खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस महीने के एंड तक आपका बिजनेस कम्युनिकेशन कंप्लीट करो, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा है। इस महीने के एंड तक कंप्लीट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लास्ट चैप्टर, मतलब 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर, जो आज हमें करना है। टारगेट हमारा लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब इसका मैं कोई एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आपने कभी वो देखिए म्यूचुअल फंड की एड, म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड की एड देखिए। म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसे वाला सुना है ना, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो जब भी इसकी लत लग सकती है, कृपया सोच समझकर पैसा लगाए, नहीं तो उसकी लत लग सकती है। ऐसे ड्रीम इलेवन में भी आपने देखा होगा, कई बार आपको ऐड में लिखा होता है कि ड्रीम इलेवन में पैसा लगाने से आपको लत लग सकती है, तो कृपया अपने पैसे को सोच समझकर लगाएं। कई बार आपने ऐसी ऐड देखी होगी जिसके अंदर आपको डिस्क्लेमर दिया जाता है कि हाँ भाई, और ये जरूरी होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको बता रखा है। तंबाकू जब आप खरीदते हैं तो तंबाकू में इसको कंज्यूम करने से आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं, आपका शरीर के अंदर दिक्कत हो सकती है, तब भी लोग खाते हैं। पर डिस्क्लेमर दे रखे हैं प्रोडक्ट के कि भाई दारू पीने से आपको ये दिक्कतें हो सकती है, गुटखा सिगरेट खाने से ये कैंसर हो सकता है, सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से कैंसर हो सकता है, तब भी लोग खा रहे हैं। वो खाए, वो दिक्कत नहीं है, पर कंपनी को वहां पर डिस्क्लेमर जरूर दे रहा है कि भाई इस पर ये दिक्कत हो सकती है, बाद में अगर कैंसर हो गया तो हमें मत कहना, हमने तो पहले लिख रखा है मत खाओ, फिर भी तुम खा रहे हो। यही बात होती है लीगल एक्सपेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल किसी एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, ठीक है, उस प्रोडक्ट को खाने से, कंज्यूम करने से एक पर्सन को कैंसर हो गया। अब कंपनी ने इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी डिस्क्लेमर नहीं दिया था कि इसको कंज्यूम करने से कैंसर होता है। अब वो पर्सन उस प्रोडक्ट कंपनी पे केस कर देगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी कंपनी। दैट इज कॉल्ड लीगल एक्सपेक्ट। लीगल आया ना, केस कर सकती है, केस करा जा सकता है अगर कंपनी धोखा कर रही है या कुछ कर रही है, प्रोडक्ट डिस्क्लेमर नहीं दे रही। तो वही पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है कि हाँ लीगल एक्सपेक्ट भी हो सकते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के। आइए, it is essential for enterprise, businessman, manager, executive and other frontline employee to understand the legal aspect of business communication। ये सभी के लिए बहुत जरूरी है कि लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन को समझना। बिजनेस कम्युनिकेशन इज इन सर्टेन केस कुड बी रेगुलेटेड बाय द लॉ एंड कुड इवन लीड टू सीरियस सिविल लिजिटेशन। तो कह रहा है कि देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जो लॉ द्वारा बाउंड होती है, एक तरीके से रेगुलेट होती है, और उसमें आपके पास उसको सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीरियसली नहीं ले रहे आप, सीरियस लेना चाहिए। In this case, a legal expert refer to a selection of words used during a business communication to ensure that it in conformity with the law and regulation that govern a country business and corporate law। कहता है जब भी आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करो या कुछ करो, तो वहां जो वर्ड आप यूज कर रहे हो वो ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए कि आप लीगल एक्सपेक्ट में फंस जाओ।
जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे वर्ड डिफाइन कर रखे हैं कि आप इन वर्ड का यूज नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट में, जैसे क्यून, किंग। जैसे आपने देखा होगा किंग फिशर, किंग वर्ड का यूज हो रखा है, इसकी अप्रूवल लिया गवर्नमेंट ने उससे। बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के कुछ वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप इन वर्ड का यूज करते हैं तो आप पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट, बाय द अदर पार्टीज टू। ये लीगल एस्पेक्ट की बात करता है आज के पॉइंट पे, हमारा लीगल एस्पेक्ट को खेलेंगे पूरा। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि देयर आर वेरियस केस वेयर द बिजनेस कम्युनिकेशन एसेंशियल एंड इट नॉन कंप्लायंसेस कुड अराइज इन सीरियस लीगल इंपैक्ट सच एज। कहता है नीचे दिए गए कुछ केसेस है, अगर इन केसेस को आप ध्यान से पढ़ते हो तो आप कंप्लायंसेस से बच जाओगे। कंप्लायंसेस मतलब लॉ रेगुलेशन से बच जाओगे, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। इनको ध्यान से समझ लो। कल को अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, कल को अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करनी हो, तो इन बातों का ध्यान रखिए अपने प्रोडक्ट पे लॉन्च पर। यह बताया जा रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन की तरफ से। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट डिस्क्लेमर, फिर आता है लीगल डिस्क्लेमर, फिर आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरनल कम्युनिकेशन, फिर आता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो ये कुछ बातें हैं जिनकी वजह से आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगर आप इन पे ध्यान नहीं देते। कैसे कैसे होगा देखिए। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट डिस्क्लेमर। A product disclaimer are the form of writing and oral communication where the seller warn the buyer in case of any harmful side effect or danger using or consuming a certain product। अब नींद की गोली है दोस्तों, अब नींद की गोली में आपको लिखा होगा क्लियरली, वहां पर प्रोडक्ट डिस्क्लेमर लिखा होगा कि भैया इसको ज्यादा ना खाए, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा एक ही कंज्यूम करो। अगर आपने 5 खेली तो जिंदगी भर के लिए सो जाओगे आप। ड्रग बहुत तगड़ा ड्रग है नींद की गोली का। नींद की गोली आपको मिलेगी भी नहीं विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के। आप जाओ केमिस्ट की दुकान में, भैया मुझे नींद की गोली देना 5, वो आपको पहले तो देखेगा। और अगर केमिस्ट की दुकान वाला को ज्यादा, वो पुलिस को भी कॉल कर देगा कि भैया 5 मांग रहा है यार, हद हो गई, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं है इसके पास। कुछ ऐसे दवाइयां होती है जिसको यूज करने से साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि आप देखते हो बॉडी बिल्डर लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, पाउडर लेते हैं, गेनर लेते हैं, और गेनर अगर लो क्वालिटी का है, ये स्टेरॉइड लेते हैं बहुत हैवी मात्रा में, तो उनके पीठ पे दाने निकल आते हैं, उनको नुकसान होता है उनकी बॉडी को, क्योंकि प्रोडक्ट डिस्क्लेमर दे रखा है कि भैया हमारे प्रोडक्ट का यूज करने से ये साइड इफेक्ट हो सकता है, तो कृपया करके ध्यान से यूज करें, जैसे बता रहे वैसा यूज करो। हैवी कंजम्पशन लेने से आपका नुकसान हो सकता है। तो जब भी कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और अगर वो प्रोडक्ट थोड़ा हार्मफुल हो सकता है किसी की हेल्थ को लेकर, तो कंपनी वो चीज बता दो प्रोडक्ट में। ये कह रहा है अगर नहीं बताई और वो प्रोडक्ट से किसी को हार्म हो गया तो वो आप पे केस कर देगा और आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इससे बचो, प्रोडक्ट डिस्क्लेमर दो। समझ में आया? जैसे वार्निंग ऑन अ सिगरेट पैकेट कि भैया इसको कंज्यूम करने से कैंसर हो जाएगा जी, भैया देख लीजिए आप, तब भी कंज्यूम करते हैं। हमने तो दे दी ना वार्निंग, कल को कौन कैंसर हो गया तो कोई बोल नहीं पाएगा, क्योंकि लिखा था उसमें मत कंज्यूम करो, डू नॉट कंज्यूम द सिगरेट एंड अल्कोहल। आपने कई बार देखा होगा मूवीज के अंदर भी लिखा होता है साइड में। तो प्रोडक्ट डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है, अगर नहीं दोगे तो फंस जाओगे भैया। कंपनी को बोला लीगल डिस्क्लोजर। लीगल डिस्क्लोजर क्या है? डिस्क्लोजर आर सिमिलर टू डिस्क्लेमर। डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर के लिए तरह ही होता है, बट आर द लेस स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर में फर्क क्या होता है? डिस्क्लेमर में सारी स्पेसिफिकेशन बताई जाती है कि भैया ये चीज है, पूरी दे बता रहे हैं हम जानकारी। डिस्क्लोजर में डिस्क्लेमर से कम जानकारी बताई जाती है, इंपॉर्टेंट बता दी, बाकी छोड़ दी। ये फर्क है, बस इतना सा फर्क है। यहां पर लेस स्पेसिफिकेशन होती है, डिस्क्लेमर में ज्यादा स्पेसिफिकेशन बताई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन अ ऑर्गेनाइजेशन वांट टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल राइट, प्रिवेंट एम्प्लॉय फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट आउटसाइड और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन व्हिच इज लीगली इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ टर्म एंड कंडीशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, आपने पूरी नहीं करी, तो अब मैं आपके साथ क्या कर लूंगा? एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवा लूंगा आपसे। कल को अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते तो मैं आप पे केस कर लूं ऑन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये हो गया सर आपके पास लीगल डिस्क्लोजर। तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ यार आप सही हो अपनी तरफ से और ये अगला पर्सन गलत है। लीगल डिस्क्लोजर यहां पर ये कह जा रहा है। सर गवर्नमेंट क्यों नहीं बंद कर रही तंबाकू को? भाई तो पैसा कहां से आएगा? पैसा तो चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बंद ही नहीं कर सकती, देश कैसे चलेगा? अगर तंबाकू बंद कर दे, कितना आप जरा स्टैटिस्टिक्स में जाओ, कितने % रेवेन्यू फ्रॉम तंबाकू होता है, अल्कोहल होता है, आप जाइए एक बार, आधा देश तो उन्हीं से चल रहा है भाई।
इसलिए बंद नहीं कर सकते। अगर वो बंद कर दिया तो समझ लीजिए आधा देश खत्म हो जाएगा, दिवाले निकल जाएगा आधे देश का। गवर्नमेंट कैसे चलेगी, रोड कैसे बनेगी, हाईवे कैसे बनेंगे, डेवलपमेंट कैसे होगा? उन्हीं से होता है, वही पैसों से होता है। मत करो आप कंज्यूम, गवर्नमेंट तो नहीं कह रही ना आपको कंज्यूम करने के लिए, उसमें लिखा भी है कि मत करो कंज्यूम, नुकसान हो सकता है। अब आप कंज्यूम पढ़कर भी कर रहे हो तो ये गलती किसकी, गवर्नमेंट की आपकी? आपकी। क्यों, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? एक अल्कोहल की बोतल में लिखा है भैया इसमें 45% अल्कोहल है, मत कंज्यूम करना, सेहत को बहुत नुकसान हो सकता है, फिर भी पी रहा है। किसकी गलती है भाई? गवर्नमेंट तो बता रही है ना, हाँ ये मत पियो, मत पियो भाई, हम कह रहे हैं मत पियो। सिगरेट की डब्बी में खास खास लिखा होता है भैया कैंसर हो जाएगा, और फोटो भी होती है ऐसे जबड़ा बाहर निकला हुआ कि ऐसा बन जाएगा आपका मुंह अगर अपने कर ज्यादा कंज्यूम करी, फिर भी कर रहे हैं लोग, नहीं मान रहे, मरो। क्यों? मरो हमारी तरफ से, पियो और सिगरेट। तुम में से तो नहीं पीता कोई सिगरेट, छोड़ दो भाई। कह रहा सर तलब, सर तलब किसी किसी को तो, क्या बोलो, नहीं छोड़ रहे हैं तो क्या, छोड़ो यार, बात ही खत्म करो यहाँ पर। सिगरेट की इतनी तगड़ी तलब है ना भाई, सिगरेट बीड़ी की, मानते ही नहीं है लोग। पियो, मरो मरो, आज कल मरोगे, आज ही मरो। साफ साफ कंपनी भी कह रही है कि भाई मर जाओगे मत पियो, फिर भी पी रहे हैं। चलो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में क्या कहता है? दिस इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन विच प्रेजेंट द एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मैंडेटरी मेंटेन अ बुक्स ऑफ अकाउंट विच इज प्रेजेंट टू स्टेक होल्डर एंड एनी विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब पता है ना आपको? विंडो ड्रेसिंग का मतलब दिखावा करना, ठीक है। फ्रॉडलेंट अकाउंटिंग कैन बी इलीगल, लीगली इनफोर्सिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बहुत सिंपल है। रिपोर्टिंग है तो हमें अकाउंट बचपन से सिखाया जा रहा है कि भैया कभी भी अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब बनाओ तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो, फुल्ली डिस्क्लोज करो, मेटेरियल प्रिंसिपल, मेटेलिटी प्रिंसिपल लगाओ, याद करो मेटेलिटी प्रिंसिपल, फुल्ली डिस्क्लोज प्रिंसिपल, ये सब अप्लाई करो। गलत अकाउंटिंग मत प्रेजेंट करो, गलत एसेटमेंट मत रिकॉर्ड करो, जिससे आपको लीगल एक्सपर्ट में दिक्कत आ सकती है। कल को कोई केस कर देगा, ये तो अकाउंटिंग गलत है, ये तो गुमराह कर रही है कंपनी, गलत प्रॉफिट दिखा रही है। तो ऐसे में सही करो, सही अकाउंटिंग बुक करो, सबको सही करो, ये कह रहा है आपको। कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, बिजनेस एंटर इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट, होल्ड मीटिंग एवरी सेकंड डे with its stakeholder, and it is essential for business to maintain a record of minute of the meeting, report and contract enter into, not only for recording purpose but also meet a legal compliances. Compliances मतलब होता है legal provision, legal rule। सुनो, आए दिन कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, कभी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, कभी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आए दिन मीटिंग्स चल रही है, आए दिन स्टेक होल्डर से मीटिंग चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, सब कुछ है। तो इससे कहा गया कि जब भी आप कोई चीज करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो, किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो तो उसको रिकॉर्ड करो। ऐसे नहीं कि रिकॉर्ड करना सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए, लीगल एक्सपर्ट के लिए भी रिकॉर्ड करो। कल को कोई सवाल तुम पे उठा दे तो तुम्हारे पे ये प्रूफ तो होगा कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करा है, हमारे पास प्रूफ है, हम सबको बताते हैं। स्टेक होल्डर जो हमारे साथ है वो बताते हैं। शेयर होल्डर अलग होते हैं, स्टेक होल्डर अलग होते हैं। मैंने आपको इसके बारे में कंपैरिजन करके बताया था। शेयर होल्डर वो होते हैं जिन्होंने से आपके शेयर खरीदे, स्टेक होल्डर वो होते हैं जो आपके कंपनी के साथ जुड़े हैं। मैनेजर, बैंक, क्रेडिटर, डेटर, सप्लायर, कस्टमर, वेंडर, ये सब आपकी कंपनी के साथ जुड़ रखे कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट से, स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो कह रहा है जब भी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो प्रॉपर्ली उसको रिकॉर्ड करो, सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए नहीं, लीगल एक्सपर्ट के लिए भी रिकॉर्ड करो। कल को कोई सवाल उठेगा तो आप उसको दिखा पाओ कि हाँ हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, नई कॉन्ट्रैक्ट की, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करा है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन, द टेक्निक ऑफ सेल। अब देखो लोग क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्ट यूज करो, ऐसा हो जाएगा, फेयर एंड हैंडसम खाओ 7 दिन में गोरे, खाओ कह रहा हूँ, फेयर एंड हैंडसम लगाओ 7 दिन में गोरे। अब भाई जो जिंदगी से पहले से ही काला है वो कैसे गोरा हो जाएगा यार? मैं बुरा मानने वाली बात, देखिए कोई बुरा मानने वाली बात थोड़ी ना है भाई, हम जैसे हैं आप उस चीज को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। बचपन में मेरे शकल अजीबो गरीब थी तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ यार। अब जो बचपन से ही काला है, काला हो तो क्या हुआ दिल वाला है, ऐसा वाला बोलो यार, थोड़ा पॉजिटिव वे में लो। अब जो बचपन से देखो, फिर बेइज्जती, आप अगर ये हो कि सर मेरी बेइज्जती करे तो गलत बात है, ये देखो भेदभाव नहीं करता मैं रंगों को देख, ठीक है ना। मैं उन कंपनीज को कह रहा हूं कि यार जो बंदा काला है उसको गोरा कैसे बना दोगे आप यार? आप भी समझते हो ये बात तो, है ना। अब अगर आप भेदभाव, मैं भेदभाव नहीं कर रहा, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आप गलत हो,
गलत वे में ले जाओगे तो गलत होगा भाई। मैं नहीं कर रहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं भी पहले काला ही था, मैंने एक दिन मैंने फेयर एंड हैंडसम यूज करी और मैं गोरा हो गया, ऐसा कहूंगा अब। 7 दिन में लड़कियों पे अप्लाई होता है। एक दिन मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि यार एक बात बता, तू इतनी लेट क्यों लगाती है नहाने में। अच्छी दोस्त है मेरी। यार हम जाते हैं 5 मिनट साबुन, हम कैसे नहाएंगे बताओ। हम जाएंगे बाथरूम में, जाएंगे, पानी लिया, डाला सर पे, साबुन लगाया, फिर पानी डाला, खत्म। यही होता है नहाना, और क्या हो गया। अब उसने मुझे एक्सप्लेन करा कि नहाते कैसे हैं। तो मेरी दोस्त ने मुझे एक्सप्लेन करा। मैंने कहा कैसे, मतलब क्या करती, क्या प्रोसेस अब बनाती है तू नहाने में। देख, कहती है सबसे पहले तो मैं गई, फिर मैं पूरी बॉडी में स्क्रब लगाती हूँ। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं 5-10 मिनट लगाने में लग जाते हैं। फिर साबुन लगाया, फिर पानी डाला, फिर से साबुन लगाया, फिर पानी डाला, तो 2 बार हुआ ये। फिर कहती है कि मैं पूरी बॉडी में बॉडी लोशन लगाती हूँ, फिर सनस्क्रीन लगाती हूँ। मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या। मैंने कहा तभी मैं कह रहा हूं ये 1 घंटे में क्यों नहा के बाहर आ रही हो तू। अगर लड़की ऐसे करती है तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करो, गलत चीज है यार, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। कल को तुम्हारा भाई खड़ा है कि अब ये बाहर आएगी और मैं जाऊंगा नहाने, और वहां पता चल रहा है ये तो बॉडी लोशन क्रीम सब अंदर ही लगा दी है। तो बाहर आओ भाई, एक साबुन लो। कौन साबुन, डिटॉल नंबर 1, कोई भी ना मिले तो नौलखा 555। हमारे लड़कों को देखो, साबुन अगर नहीं दिखेगा ना उनको, वो पानी डालेंगे तुरंत बाहर। मुंह अच्छा होना चाहिए, शरीर अंदर से कहता है वो ठीक नहीं, कैसे मुंह अच्छा होना चाहिए बस, और बाल सेट होने चाहिए, बाकी ऐसे की तैसे। लड़कों को देखो, 5 मिनट बोलो मैं नहा के आ जाएगा 5 मिनट में, साबुन दिखा तो दे। अब साबुन होता है पतला, कई बार साबुन रगड़ के हाँ, पापा नहा के आए मान लो, और साबुन पता चला कि ये तो बहुत पतला है। अब हम रगड़ रहे शरीर के अंदर, वो टूट गया, तो लड़के नहीं लेंगे नया साबुन, वो 2 साबुन ऐसे पकड़ेंगे, फिर ऐसे करके रगड़ेंगे, उससे काम चला लेंगे, नया नहीं लेंगे। आलस, उसको पता ऊपर रैक पर रखा हुआ है साबुन नया वाला, फाड़ना कर लगाओ ना इसको यहाँ पर। हो गया, याद होना चाहिए। और कल को अगर साबुन खत्म हो जाए तो वहीं पर कपड़े धोने वाला भी साबुन बड़ा होता है, चालू हो जाओ बस। तो मैंने कहा यार ये गलत चीज है यार, ये मतलब तुम क्या, मतलब यार इतनी सारी चीजें लगाओ तो ऑब्वियस से गोरा हो गई लड़की, तभी तो गोरी हो रही है। रोज ही स्क्रब लगा रही है, रोज ही बॉडी लोशन लगा रही है, रोज ही सनस्क्रीन लगा रही है, फिर वो लगाती है कहते हैं अपना फेयर एंड लवली, अब तो गोरी होगी और क्या होगा। अब हमारे लड़के को देखो, टूटे हुए साबुन से नहा रहे और दिन भर धूप में बाहर घूम रहे, तो काला ही होगा तू भाई। या मेरा हाथ देखो, यहां से अलग, यहां से गोरे है और यहां से अलग ही काला दिख रहा है। अगर हमने भी सनस्क्रीन लगाई होती आज तो ये फर्क नहीं आता हमारे हाथों में। चलो आ जाते हैं। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब ये है, वही मैं समझा रहा था आपको, कि कल को एडवर्टाइजमेंट ऐसे कर दी कि भाई 7 दिन में गोरा हो जाते हैं, और उन्होंने लगाया कंज्यूम करा और नहीं हुए। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से हो, कम्युनिकेशन इस तरह कि जो चीज आपके प्रोडक्ट कर सकता है वही बताओ, बड़ा चढ़ा के मत बताओ। कल को अगर बड़ा चढ़ा के बताया और आपने यूज करा वो नहीं हो पाया तो फिर कंपनी पर्सन वो आप पे केस कर सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे पर्सनों ने कंपनी के ऊपर केस करा है। तो द टेक्निक ऑफ सेल प्रमोशन मार्केटिंग इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ वेरियस टाइप, रिटर्न, ओरल, गेस्चर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बहुत तरीके से होते हैं, बोलकर, लिखकर, गेस्चर दिखाकर। आपने देखा होगा कई बार ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है, आपने अलग अलग वे में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली होगी आपको, है ना। हाउएवर द सेल्समैन, अ पर्सन मार्केटिंग द प्रोडक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस मस्ट क्लेवर इन अ वर्ड यूसेज एंड बहुत क्लेवर होना चाहिए अपने वर्ड को लेकर। जब वो एडवर्टाइजमेंट करे तो ऐसे वर्ड का यूज करे जिसमें वो फंसे ना कभी भी लीगल एस्पेक्ट से। एक बार ऐसा हो गया था कि एक कंपनी ने अपनी एक प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए उसी के कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को शो करा। जैसे कि फॉर एग्जांपल निरमा पाउडर है और घड़ी साबुन है, घड़ी पाउडर है, तो इन्हें क्या करा, घड़ी पाउडर ने क्या करा, अपना प्रोडक्ट अच्छा दिखाने के लिए निरमा पाउडर को बेकार दिखाया एड में। निरमा कंपनी ने केस कर दिया कि जी हमारे प्रोडक्ट को गलत दिखा रहे हैं, फिर पेनल्टी भरनी पड़ी घड़ी पाउडर को।
पता नहीं क्या था वो, मेरे को याद नहीं है, पर ये हुआ था केस। तो ऐसा ना करो। हाँ, आपने अब देखा होगा घड़ी पाउडर आप क्या करता है, अपने घड़ी पाउडर को अच्छा दिखाने के लिए क्या करता है, एक ऐसा पाउडर लेकर आता है इसमें कुछ नहीं लिखा होता, कुछ नहीं लिखा होता है ना, इसमें कुछ नहीं लिखा होता, और उसको बेकार कहता है। चलिए, तो ये आपके पास इन बातों का ध्यान रखना है आपको वाइल कम्युनिकेटिंग द प्रोडक्ट। हाउ वी डू टू प्रिवेंट थ्रेट ऑफ लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, हाउ डू वी प्रिवेंट द थ्रेट ऑफ, कैसे हम बचे लीगल एक्सपेक्ट की धमकियों से। लॉ शूट अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन समटाइम टू हुज थ्रूट ऑफ रेपुटेशन ब्रांड नेम। अब अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी ब्रांड नेम की, आप पर केस हो गया तो आपकी रेपुटेशन खराब, ब्रांड नेम खराब, प्रॉफिट कम हो जाएगा, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा एक कंपनी से, कंपनी का, है ना। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, अगर आप ये अवॉइड करना चाहते हो तो नीचे दी गई चीजों को फॉलो कर लो। फॉर एग्जाम्पल, इट मस्ट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन, लेटर, कॉन्ट्रैक्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट, वाउचर, ऑडिट एंड अनऑडिट एज द केस में भी। हर चीज का रिकॉर्ड रखो, क्या क्या प्रॉपर रिकॉर्ड रखो, डॉक्यूमेंटेशन संभाल के रखो, लेटर है तो संभाल के रखो, कॉन्ट्रैक्ट करा तो संभाल के रखो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, वाउचर संभाल के रखो, ऑडिट स्टेटमेंट रखे तो वो सको, अनऑडिट स्टेटमेंट तो वो संभाल के रखो, हर एक चीज। कल को कुछ भी हो जाए तो हमें सब, हमारे पास सब है, हमारी को कोई नहीं कर सकता कुछ केस वेस। अवॉइड कॉपीइंग कॉपीराइट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट प्रोविटेशन फॉर कॉपी डॉक्यूमेंट। अब ये आपके पास समझ में आ गया कि किसी एक दूसरे का कंटेंट कॉपी मत करो यार। अगर आप दूसरे का कंटेंट कॉपी करके बता दोगे, एक बार क्या होता, टोयोटा ने मारुति सुजुकी का एक प्रोडक्ट आता है बलिनो, एक कार आती है उनकी, और एक कार आती है ब्रेजा। तो ब्रेजा तो बात की बात है, बलिनो जो कार थी उसका कॉपी कर लिया था और अपना कार बना दी थी दूसरी, उसी मतलब उसका डिजाइन कॉपी कर दिया। सुजुकी ने केस कर दिया हमारा टोयोटा पे कि दी हमारा डिजाइन कॉपी करा है, उनको मिल गया होगा डिजाइन, कॉपी कर केस कर दिया। तो किसी का डिजाइन, किसी का कंटेंट कॉपी ना करे, इससे बचे, अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करे। यूज अ प्रॉपर टोन एंड अवॉइड अनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज बिहेवियर व्हाइल डीलिंग विद द एम्प्लॉय एंड अदर स्टेक होल्डर। अब वो कह रहा है कि जब आप किसी से डील करते हो, एम्प्लॉय से, स्टेक होल्डर से, तो प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करो। गाली बक रहा है भाई तो खराब होगा, समझ रहा। कई बार आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, बहुत अजीब से बात करते हैं, अजीब टोन से बात करते हैं, तभी तो नाम खराब है सरकारी हॉस्पिटल का। प्राइवेट वाले में जाओ, अच्छी फैसिलिटी देंगे, इसलिए अच्छा है। सरकारी में लोग इसलिए आ रहे क्योंकि पैसा कम है। तो ये चीज का ना इस्तेमाल करें कृपया करके। इसके बाद है, अच्छे तरीके से बात करिए, लैंग्वेज अच्छी यूज करो। विंडो ड्रेसिंग ऑफ बैलेंस शीट एंड अदर फाइनेंशियल। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है, दिखावा, बड़ा चढ़ाकर अच्छी चीजें दिखाना, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। इसका यूज ना करें। बैलेंस शीट में बड़ा चढ़ाकर ना दिखाए, एसेट ज्यादा लायबिलिटी कम, ऐसा ना दिखाए। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी चीज जो दिखावा ना करे। आप क्या करते हो, विंडो ड्रेसिंग करते हो अपने घर पे, कब, जब आपके घर में मेहमान आते हैं। अभी आप अपने घर को देखो, एक कच्छा उधर पड़ा होगा, बनियान उधर पड़ी होगी, पर अगर मेहमान आ जाए तो साफ, स्वर्ग लगता है घर। अगला पढ़ो। इंश्योर दैट ऑल लाइसेंस एंड लीगल डॉक्यूमेंट ऑलवेज अपडेटेड। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो उसको रिन्यू कराओ, अपडेट रखो, इससे बचोगे आप लीगल एक्शन से। कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उसको सेफ रखो। फ्रॉड करने की कोशिश मत करो। देखिए, फ्रॉडलेंट बिहेवियर एंड मिसप्लेस डॉक्यूमेंट कभी मिसप्लेस ना करो, बिहेवियर फ्रॉडलेंट जैसा ना हो, इससे बचिए। सील कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, मार्क दैट एज कॉन्फिडेंशियल। आपने देखा पोस्ट ऑफिस के अंदर एक बार मैं गया था, उन्होंने के पास ना कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थे जो, तो बोलते क्या होता है, सील लगा के रखते हैं यार, कॉमन सील गरम करते, जैसे हैरी पॉटर मूवी नहीं देखी, जैसे हैरी पॉटर मूवी देखी आपने, उसमें क्या होता है, गरम करके ऐसे थप्पा मारते हैं तो चिपक जाता है वो लेटर, ऐसे रखते हैं यार सील कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, वो रखो। सेल प्रमोटर एंड कंपनी रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी वेल ट्रेन ग्रूम्ड अबाउट द बिजनेस कम्युनिकेशन इन टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंट लीगल एक्सपर्ट। जो सेल प्रमोटर है, जो कंपनी का मालिक है, रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी का, वेल ट्रेन्ड, वेल नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द लीगल एक्सपेक्ट, अबाउट द कंपनी, अबाउट द सिग्निफिकेंस, अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनी, सबके बारे में, कंपनी के बारे में अच्छी चीज पता होनी चाहिए उसको, सब कुछ। कल को कुछ पूछ ले, उसको पता ही नहीं, बताओ कंपनी खोल के बैठा हुआ है।
बाकी ये आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के दिखाता हूं क्या कहता है ये क्वेश्चन। खत्म हो गया ये चैप्टर। पढ़िए, आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है यूनियन अलाइड लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है जी। ओवर द ईयर देयर आर सेवरल चेंज इन ऑफिस लोकेशन। तो साल दौरान साल ये अपनी ऑफिस लोकेशन ना चेंज करते रहते थे। कंपनी मैनेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट विद डिफरेंट विद वेंडर। अब ये अपने वेंडर से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कर रखे थे। बट ओवर द ईयर सम ऑफ द डॉक्यूमेंट वाउचर आर मिसप्लेस्ड बाय द कंपनी। ओहो, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वेंडरों से ना कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। कुछ ईयर बाद इनके कुछ वाउचर बिल्स इनवॉइस ना मिसप्लेस हो गए। आगे कहानी पूरी बता रहा है, ठीक है ना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। 2017 में कंपनी ने कंपनी के ऊपर सू कर दिया बाय वन ऑफ इट्स वेंडर। एक वेंडर ने कंपनी के ऊपर सू कर दिया। व्हेन द लॉयर ऑफ द कंपनी, लॉयर जो कंपनी का लॉयर है, उसने क्या करा, आस्क्ड टू फर्निश अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विद द मैनेजमेंट हैड फाउंड डॉक्यूमेंट टू बी मिसिंग। अब कंपनी का लॉयर था, अब किसी वेंडर ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया, डिफेंस के लिए लॉयर चाहिए। अब लॉयर ने कंपनी से कहा कि भाई मुझे ये वाला डॉक्यूमेंट दे दो। कंपनी का ये तो हमारा खो गया। अच्छा, when the court had examined all the company document, it was noticed that there were several unaccounted transaction, incomplete record and missing file. अब कोर्ट ने सभी डॉक्यूमेंट को बुलाया, मंगाया कंपनी के जो जो थे उनके पास, चेक करे तो ये पता चला कि कंपनी तो बहुत ऐसी ट्रांजैक्शन कर रही है जो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन कंपनी ने कर रखी है जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है कभी, ठीक है जी। रिपोर्ट भी इनकम्प्लीट है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिसिंग है, बहुत सारे फाइल्स मिसिंग है। The company was charged huge penalty and some of the management member were arrested. कंपनी के ऊपर बहुत सारी पेनल्टी चार्ज कर दी और जो मेंबर इसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट भी कर लिया। एक मिनट रुकना, ठीक है जी। कंपनी के ऊपर बहुत ह्यूज पेनल्टी चार्ज करी गई और कुछ मेंबर जो इसमें इन्वॉल्व थे फ्रॉड करने में, मिसकंडक्ट करने में, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। द कोर्ट ऑर्डर ए कमिटी टू फॉर्म टू क्लोज मॉनिटर द कंपनी। अब कोर्ट ने ऑर्डर दिया एक कमिटी बनाओ जो इस कंपनी को मॉनिटर करके रखेगी। इस डीलिंग एंड अदर रेलेवेंट डिटेल। व्हाट डू यू थिंक शुड हैव बीन अप्रोच ऑफ यूनियन अलाइड लिमिटेड टू अवॉइड सच मिसहैप। अब आपको यह बताना है कि कंपनी को क्या ऐसा करना चाहिए था जिससे इस कंपनी इस चीज से बच जाती, ठीक है। तो पहली बात हमने क्या करना चाहिए, पहली बात हमें यह करना चाहिए कि कंपनी को, सुनना, कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने एक तो मिसिंग करा अपना, सबसे पहले इट मस्ट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, ये वाला पॉइंट लिखना है, ठीक है जी। पहले वाले केस में कि ये होना चाहिए। दूसरा, विंडो ड्रेसिंग वाला पॉइंट लिखना है कि कभी विंडो ड्रेसिंग ना करे, अवॉइड रखे। ऑल लाइसेंस लीगल, ये वाला नहीं रखना। ये देखे, कीप कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट सेफ प्लेस वेयर इट कैन बी एक्सेस्ड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन टू अवॉइड फ्रॉडलेंट बिहेवियर एंड मिसप्लेस्ड डॉक्यूमेंट, ये वाला पॉइंट लिखना है। ये वाला पॉइंट लिखना है, सील कॉन्फिडेंट डॉक्यूमेंट मेक देम कॉन्फिडेंट एट दैट वेयर, ये वाला पॉइंट लिखना है। तो ये पॉइंट लिखकर बताना है कि कंपनी ये चीज ना करे जिसकी वजह से ये हैपनिंग हो जाए, उसकी पेनल्टी लगे, सिंपल है। इसके बाद व्हाट चेंजेस शुड बी ब्रॉट अबाउट इन अ वे ऑफ कंपनी इन फंक्शनिंग। कंपनी के काम करने का तरीका में क्या होना चाहिए, सेम चीज। कंपनी के काम करने का तरीका में ये करो कि कंपनी प्रोडक्ट डिस्क्लेमर दे, लीगल डिस्क्लोजर दे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छे से बनाए, कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से रिकॉर्ड करे, मार्केटिंग कम्युनिकेशन अच्छे करे। ये सब पॉइंट उसमें लिख देना लास्ट में, हो गया खत्म चैप्टर। एक चैप्टर से पूछ लिया पूरा क्वेश्चन। कोई डाउट है तो पूछ लो। तो आधे घंटे में हमने एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया। अब आधे घंटे इस पे लगाते हैं, ये वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें है ही क्या, कुछ भी नहीं है। ग्राफिकली आप प्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को, 2 पेज और ये 3 पेज, चैप्टर खत्म। कुछ भी नहीं है दोस्तों इन चैप्टर में। आओ मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके।
चैप्टर का नाम है यूज ऑफ ग्राफिक्स एंड रेफरेंस फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। जब भी आप बिजनेस में कम्युनिकेशन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ग्राफिक एंड रेफरेंस का यूज करिए। अब कैसे यूज करना है आइए एक बार पढ़ते हैं। सपोज यू आर द डायरेक्टर ऑफ एमएनसी हैविंग अ ब्रांच इन डिफरेंट सिटी। मान लो आप किसी कंपनी के डायरेक्टर है जो एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके आप डायरेक्टर हो और आपकी कंपनी की ब्रांच डिफरेंट सिटीज में है एंड हैव टू गो थ्रू सेल डाटा, फाइनेंशियल डाटा, एचआर रिकॉर्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। अब ये सारे रिकॉर्ड्स आप रेगुलर बेसिस अपने ब्रांचेस में भेजते हैं। कौन? सेल डाटा, फाइनेंशियल डाटा, एचआर के रिकॉर्ड और अदर डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलर बेसिस पर आप करते हैं। नाउ इफ द डाटा इज गिवन इन अ टेक्स्ट, अगर डाटा को पैराग्राफ फॉर्म में लिख दूं एंड पैराग्राफ, इट वुड टेक फॉरएवर टू गो थ्रू ऑल दिस डाटा। इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा उस डाटा को पढ़ने के लिए। आप समझिए, मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं तो समय लग रहा है ना। यही अगर डायग्राम, ग्राफ के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू दिखाता तो मुझे टाइम कम लगता, सीधे से दिख जाता मुझे चीजें। ठीक है। On the contrary, if these are presented in a form of chart, graph and presentation, it would be much easier and faster to review all these documents. कितना सिंपल है। तो ये पूरी कहानी का मतलब ये है कि आप पैराग्राफ या टेक्स्ट के फॉर्म को इग्नोर करें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट चार्ट, ग्राफ, है ना, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाए, जिससे उस डॉक्यूमेंट को रीड करना, एक्सेस करना, लर्न करना इजी हो जाए। सिंपल है। मैं आपको बोलूं ये पैराग्राफ याद करना है, मैं आपको बोलूं चार्ट याद करना है, आप चार्ट पे ज्यादा जाएंगे, कहेंगे यार चार्ट याद करना ज्यादा आसान है। तो वही कह रहा है ये भी। यूजिंग ग्राफिक एलिमेंट प्रोवाइडिंग अ बर्ड व्यू, बर्ड व्यू मतलब ये over document report, thereby allowing us to scan through, get overall summary of the entire data. There are various types. ये कह रहा है कि आप एक काम करो ना, पूरे डाटा को प्रेजेंट करने से अच्छा पूरे डाटा की एक समरी बनाकर दे दो, जिससे लोग उस समरी को पढ़े, टाइम भी बचे और जल्दी भी पढ़ ले। तो ये कह रहा है देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ग्राफिकल एलिमेंट दैट आर यूज्ड इन अ बिजनेस कम्युनिकेशन, सम ऑफ आइटम आर इंक्लूडेड। एक हो गया फ्लो चार्ट, एक हो गया प्रेजेंटेशन, एक हो गया कलर कोडिंग, एक हो गया टेबल एंड ग्राफ। ठीक है जी, ये कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिनसे आपका जो डाटा है वो बहुत जल्दी लोग समझ जाते हैं। अ फ्लो चार्ट इज अ स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ अ लॉन्ग cumbersome process which also show us what could happen if we are made to choose between different alternative. It speed up explanation process. ये तो छोड़ो, ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ऐसा स्टॉप है कि आपने स्टार्ट करा, फिर आपने स्टेप करा, आप डिसीजन लेना। अगर डिसीजन आपका यस है तो ये करो, डिसीजन आपका नो है तो ये करो। कितना सिंपल है ना। इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या होता है, जब बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं ना आपके पास, तो उस अल्टरनेटिव के लिए फ्लो चार्ट का यूज करना होता है। आपने स्टार्ट करा, आपने कुछ स्टेप फॉलो करा, अब आपको डिसीजन लेना है। अब आपका डिसीजन क्या हो सकता है, या तो यस होगा या नो होगा। अगर आपका डिसीजन यस है तो आपको ये एक्शन लेने होंगे, अगर आपका डिसीजन नो है तो ये लेने होंगे। तो इस तरीके से बहुत से एक से ज्यादा अल्टरनेटिव होते हैं, तब फ्लो चार्ट का यूज करते हैं समझाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। अच्छा है ये। इसके बाद प्रेजेंटेशन। ओवर द ईयर द इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, द कंसेप्ट यूजिंग प्रेजेंटेशन हैविंग अ गेन इंपॉर्टेंस, इट इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट अक्रॉस। अब आप ये चीज ना, अब इतना हो चुका है ना फेमस प्रेजेंटेशन का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं इसको, बहुत फेमस हो चुका है। क्या होता है देखिए, आप सभी लोग कंपनी के अंदर बिजी है अपने अपने काम में, और वो इतना टाइम नहीं है उनके पास कि वो चीजों को एक्सप्लेन। अगर मैं आपसे कहूं कि यार मैं आज इस चैप्टर की आपको एक समरी पढ़ाऊं, ये चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊं, तो आप पता क्या कहोगे, सर समरी पढ़ा दो हमें। क्योंकि आप नहीं जाना चाहते भैया डिटेल में, कोई जाना नहीं चाहता। वो कहता है कि भाई समरी पढ़ाओ, टू दी पॉइंट बात घुसेगी, टू दी पॉइंट हमें डिसीजन लेने में हेल्प होगी। कंपनीज के अंदर भी यही चल रहा है। कंपनीज के अंदर चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जाता, समरी के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ हमारा ये है एक्सपेरिमेंट डेवलपर, ये हमारा अभी ये पाई चार्ट के थ्रू करते हैं एक्सप्लेन। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है पाई चार्ट, कि अभी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर इतना है, हमको इतना जाना है। ये हमारे ग्राफ के थ्रू करते हैं, ये देखो हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, घट रहा है प्रॉफिट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो बहुत कामयाब है आज के टाइम पर। हर एक ऑफिस के अंदर जब भी मीटिंग होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है, बिजनेस के अंदर समझाया जाता है। बहुत अच्छा है, इसमें क्या बताऊं, ये तो आप खुद जानते हो। कलर कोडिंग क्या है? कलर कोडिंग इज अ कॉमनली जनरली यूज्ड टू हाईलाइट सर्टेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और मैटर।
और सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट, दिस इज डन बाय द असाइनिंग कलर। ये ना मैंने भी कई बार यूज करा है, जैसे कि वैसे मैं ज्यादा यूज नहीं करता नोट्स के अंदर, पर मैं कई बार ऐसे ही होता है ना, मुझे हाईलाइट करना होता है, उसको मैं अलग कलर से डालता हूँ, नोट में डब्बे में बंद करके डालता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या है कि 3 टाइप के कलर चुन लिए, एक चुन लिया रेड, एक चुन लिया ब्लू, एक चुन लिया येलो। अब मैंने सब 3 टाइप के कलर चुन लिए, रेड, ब्लू और येलो। रेड कलर को बोला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद करना ही है ये कॉन्सेप्ट आपको। ब्लू कलर में मैंने कहा, ब्लू कलर में मैंने कहा आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ो याद करो आराम से। येलो वाले को बोला कोई जरूरत नहीं याद करने को, तो जो जो येलो में लिखे होंगे उनको याद करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो उसको। जो जो ब्लू में उनको याद करना है, समझना है, अपने बनाकर लिख सकते हैं, पर जो रेड है उनको याद करना ही है कंपलसरी। कभी भी लॉ के अंदर अमेंडमेंट आती है तो मैं रेड पेन से कोड करता हूं कि ये नई अमेंडमेंट है, इसको देखो। तो कलर वाइज से क्या होता है, कलर वाइज से आप चीजें करते हो। अब अगर मैं बोलूं, अपन लिख दूं रेड कलर का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले बच्चा वही जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वही पहले जाएगा, बाकी की बात बाद में करेगा। तो कलर से भी आपके ज्यादा कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड कलर कोडिंग। एग्जाम्पल दे रहा है, हाईलाइट इन रेड कलर मीन्स मैटर रिक्वायर्ड अर्जेंट अटेंशन, नीड टू रीचेक। ब्लू कलर का मतलब हो गया लोअर सिग्निफिकेंस, ग्रीन का मतलब है डिजायरेबल सिचुएशन, मर्जी है करना है करो, नहीं करना मत करो। तो हाई इंपॉर्टेंस, मीडियम इंपॉर्टेंस एंड लो इंपॉर्टेंस, ऐसे करके कलर सेट कर लिया और वहां कोड कर दिया अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब जिसको पढ़ना होगा वो रेड वाला जरूर पढ़ेगा, कुछ पढ़े ना पढ़े, है ना, क्योंकि वो हाई अलर्ट इंफॉर्मेशन है। अब टेबल एंड ग्राफ के अंदर तो हमने स्टैटिस्टिक्स इतनी पढ़ ली जिसका कोई हिसाब नहीं, मैथ के अंदर स्टैट्स पढ़ा है ना मैंने। क्या करते हैं टेबल और ग्राफ में, क्या होता है, टेक्सचुअल डाटा को जब हम ग्राफिकली डाटा से प्रेजेंट करते हैं तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, पढ़ाया था मैंने स्टैट्स के अंदर आपको, सिंपल है। टेबल के थ्रू, ग्राफ के थ्रू जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है एज कंपेयर टू पैराग्राफ। तो ये पूरी कहानी उसी बात पर है कि किस तरीके से हम बेटर अंडरस्टैंडिंग करवाए, बेटर कम्युनिकेशन करवाए। और बेटर कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें पैराग्राफ और टेक्स्ट का यूज नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा ग्राफ का यूज करना है, फ्लो चार्ट, ग्राफ, कलर कोडिंग, टेबल्स, इनका यूज करना है। ये समझा रहा है, इसमें मैं कुछ बताने वाली लायक कुछ चीज नहीं है। मोशन ग्राफ क्या होता है, देखिए मोशन ग्राफ क्या होता है, ये नया आजकल चलन में चला हुआ है, नया चलन में चला हुआ है मोशन ग्राफ। These days, organization also rely upon the short video, which are usually animated or documentary form of explaining, train, summary, the content what were communicated. They are commonly used in training process, product launch. अब आप देखिए कई बार ऐसा होता है, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना, दीपक क्लासेस वाली एप्लीकेशन है। अब जब शुरुआत में मैंने एप्लीकेशन बनाई थी तो मुझे पता नहीं था कि इसको कैसे चलाना है, वर्क कैसे करना है। तो जिससे मैंने एप्लीकेशन बनाई डेवलपर से, उन डेवलपर से कहा कि भाई मुझे कुछ बताइए कि मैं कैसे करूं। उन्होंने मुझे बहुत सारी वीडियो शेयर करी कि सर हर एक वीडियो को आप देखो, आप एप्लीकेशन के बारे में समझ जाओगे। तो शॉर्ट वीडियो देखकर मैं समझ गया कि कैसे एप्लीकेशन को चलाना है, कैसे वीडियो अपलोड करना है, कैसे लाइव क्लास देखनी है, शॉर्ट वीडियो को देखकर। ठीक है सर, चलिए, और लाइट चली गई यहां पर, चलिए लाइट चली गई थी, दोबारा आ गई है। हम पढ़ रहे थे मोशन ग्राफिक, तो समझ में आया मोशन में मतलब शॉर्ट वीडियो से जब आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं उसको मोशन ग्राफिक कहते हैं। लोग उसमें अटेंशन भी देते हैं, जैसे शॉर्ट वीडियो में आपने एनिमेशन का यूज कर लिया, कार्टून का यूज कर लिया, तो ज्यादा मजा आता है एज कम्पेयर टू कोई लोग बोल रहा है। मैं आपको बोलूं इसकी जगह मैं आपको एनिमेशन दिखाऊं तो आपको उसमें ज्यादा मजा आएगा, राइट। तो इसका भी तरीके से बिजनेस कम्युनिकेशन किया जा सकता है। अब कुछ फायदे हैं ग्राफिक एलिमेंट के और कुछ घाटे भी है, डिसएडवांटेज भी है। फायदे क्या जरा देखेंगे, यूजिंग स्प्रेडशीट टूल टू डिजाइन टेबल नॉट ओनली समराइज द डाटा बट आल्सो अलाउ द यूजर टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन ड्रॉ रिपोर्ट। ये कहता है भाई पहला फायदा ये है कि एक एक्सेल शीट बनानी होती है, स्प्रेडशीट में एक्सेल शीट बनानी होती है, और एक्सेल शीट के अंदर आप डाटा को समराइज करके फॉर्म में लिखते हो, प्लस डाटा में कोई चेंजेस करना है वो कर सकते हो, प्लस कि डाटा के अंदर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, एक्सेल शीट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी होती है। तो ये सब चीजें का बेनिफिट मिलता है हमें ग्राफिकल एलिमेंट का यूज करके। इसके बाद चार्ट एंड टेबल आर इजी टू एक्सप्लेन अंडरस्टैंड, चार्ट और टेबल ज्यादा आसान है समझाने के लिए। ग्राफिक एलिमेंट हेल्प सेव टाइम, हमें टाइम सेव करता है, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। जितना टाइम पैराग्राफ को समझाने में लगता है उतना चार्ट को समझाने में ज्यादा लग जाता है समय, पैराग्राफ को समझाने में ज्यादा समय लगता है एज कंपेयर टू ग्राफ।
या चार्ट। एनिमेटेड वीडियो और ग्राफिक हेल्प टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ लिसनर। मैं अगर यहीं आपको वीडियो चला दूंगा आपको ज्यादा मजा आएगा एज कम्पेयर टू मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो वीडियो देखने में ज्यादा मजा आता है ना, अटेंशन मिलता है अगर हम एनिमेशन वीडियो लेकर आते हैं। इट मेक रिपोर्ट एंड डाटा मोर प्रेजेंटेबल एंड कलरफुल। इट मेक रिपोर्ट डाटा एंड मोर प्रेजेंटेबल एंड कलरफुल, क्योंकि हम कलरिंग कोडिंग करते हैं तो कलरफुल भी हम बना सकते हैं, तो ज्यादा फायदे हो गए इसके। अब क्या है घाटे, क्या है इसमें तेरा घाटा। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्राफिक एलिमेंट, नॉट एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड इंटरप्रेट अ फ्लो चार्ट। ये ऑब्वियस है कि एक बंदा तो चाहिए उसको समझाने के लिए, क्योंकि जो बना रहा है उसी को पता है ना। भाई मैं चार्ट बना रहा हूं, मैं कहूंगा चलो पढ़ो, पढ़ लोगे आप, समझ नहीं आएगा आपको, तो समझाने के लिए एक पर्सन चाहिए फ्लो चार्ट को, ऐसे नहीं समझ पाएगा कोई। हाँ भाई पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टेप है, ये डिसीजन है, यस तो ये, नो तो ये, इस तरीके से काम कर रहा है। समझाने के लिए एक पर्सन चाहिए, ये एक डिसएडवांटेज है, अपने आप नहीं समझ सकता कोई पर्सन इसको। पीपल हु आर नॉट टेक सेवी मस्ट माइंड डिफिकल्ट। अब जिस अब देखो पहले के टाइम पे आप बात करो, आप फादर की बात कर लेते हैं, मदर की बात कर लेते हैं। अभी तो आपके फादर ज्यादा बड़े नहीं होंगे, पर फॉर एग्जाम्पल फादर को अब ज्यादा यूज नहीं आता। अब पुराने जमाने दादा की बात कर लो, आपने दादाजी की बात करो, तो देखो दादाजी को इतना टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल नहीं। अगर उनको आप फ्लो चार्ट समझाने लगे तो बस हो गया, तो कहता भैया सीधा सीधा बता दे, मेरे को हिंदी बता दे सीधा सीधा, मैं नहीं समझ पा रहा ये क्या लिखा रहा तू। दादाजी फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट, देन गो टू स्टेप्स, देयर आर 7 steps. When you complete all the 7 steps, then go to decision point. If there is yes, then take this action. If there is no, then take this action. दादाजी चमाट मारेंगे तुम्हारे, दादाजी तुरंत एक्शन ले लेंगे तुम्हें उस वक्त, दे भटाभट धुमपट हो जाएगी। तो भैया ये गलत चीज है, ठीक है। डिजाइन वीडियो वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब आप एनिमेटेड वीडियो बना रहे हो, जितनी देर में मैं एनिमेशन वीडियो बनाने पर समय क्यों बर्बाद करूं, उतनी देर में तो मैं 3 क्लास लेके चैप्टर खत्म करा दूं भाई, जितनी देर में मेरी वीडियो बनेगी, है ना। समझ रहे हो आप, एनिमेशन वीडियो बनाना हलवा तो है नहीं, सब कुछ कोडिंग वोडिंग करके ही बनेगी, इसके लिए अलग से पर्सन बैठाना पड़ेगा, उसको अलग पैसे देने पड़ेगा। टाइम सेविंग, टाइम तो है सेविंग, टाइम तो लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है, साथ में कॉस्ट भी लगेगी भैया। हमें थोड़ा ना आता है एनिमेटेड वीडियो बनाना। थ्योरिकल डाटा कैन नॉट बी इजीली, जो डाटा थ्योरिकल होता है ना उसको आप ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते इजीली। कितना ही थ्योरी आप ग्राफ में प्रेजेंट कर लोगे भाई, कुछ तो पैराग्राफ फॉर्म में बताना ही पड़ेगा। कितना ही थ्योरी को आप कर दोगे, क्या पूरी लॉ को ग्राफ में कर दोगे क्या प्रेजेंट? नहीं सर, आपको पैराग्राफ फॉर्म को पढ़ाना ही पड़ेगा सर, हर थ्योरी को ग्राफिकली कर प्रेजेंट नहीं कर सकते हम। वीडियो डिजाइनिंग एडिटिंग टूल आर एक्सपेंसिव। जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप वीडियो एनिमेटेड वीडियो बनाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव है, अलग से पर्सन बनाना पड़ेगा, बहुत कॉस्टली होता है वो। हाँ जल्दी समझ जाएंगे, अटेंटिव हो जाएंगे लिसनर, फायदा है, पर उसको बनाने का जो कॉस्ट है वो तो बहुत ज्यादा है। और बना रहा है उसको। स्पेसिफाइड नॉलेज रिक्वायर्ड टू क्रिएट मोशन ग्राफ। मुझे नहीं है नॉलेज, एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं, मुझे अलग से पर्सन बैठाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट, तो इस पे नॉलेज भी चाहिए। ये भी कह मोशन वीडियो ऐसे नहीं बन सकती, नॉलेज चाहिए होती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज यहाँ पर मिल गए। ठीक है सर। अब आता है रेफरेंसिंग, खत्म। अब आ गया यहाँ पर रेफरेंस। रेफरेंसिंग का मतलब क्या है, देखिए जैसे जैसे अब एज अ बिजनेस इट डाइवर्सिफाई, अलग अलग जगह जाता है, एक्सपेंड होता है ऑपरेशन उसका, इट बिकम एसेंशियल फॉर बिजनेसमैन टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस रिपोर्ट टू देयर स्टेक होल्डर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, बहुत जगह जा रहा है, डाइवर्सिफाई हो रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है, बहुत सारे लोग उससे जुड़ रहे हैं, उस बिजनेस से। टाटा कंपनी से कितने लोग जुड़े हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, हम भी टाटा कंपनी के स्टेक होल्डर है, हम भी टाटा कंपनी के से जुड़े हुए हैं, एज अ कस्टमर जुड़े हुए हैं, स्टेक होल्डर है भाई, क्या दिक्कत है। आप एज अ सप्लायर जुड़ेंगे तो आप भी स्टेक होल्डर हो। तो क्या होता है कि जब भी हमारा बिजनेस एक्सपेंड करता है, ग्रो होता है, तो और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, स्टेक होल्डर्स बढ़ जाते हैं, तो हमें टाइम टू टाइम स्टेक होल्डर को देनी होती है अपनी कंपनी की रिपोर्ट। जो रिपोर्ट आप अपने स्टेक होल्डर को देते हो उसको रेफरेंसिंग कहते हैं। सिंपल, समझ में आया रेफरेंसिंग किसे कहते हैं। दीज रिपोर्ट कुड बी इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री के तौर पे हो सकती है, प्रेस रिलीज हो सकती है, स्टेटमेंट जब प्रेस में रिलीज कर देते हैं स्टेटमेंट्स, बाय मंथली आप दे सकते हैं ये रिपोर्ट, क्वार्टरली बेसिस पर आप ये रिपोर्ट इशू कर सकते हैं अपनी कंपनी की मैगजीन्स के अंदर। Hence, it is essential to ensure that the report present to stakeholder of the organization are true and fair, not window dressed. बड़ा चढ़ा के चीजों ना हो रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट इज अ रेफरेंसिंग, रिपोर्ट को ही रेफरेंसिंग का।
जब भी आप रिपोर्ट दोगे, मंथली दे रहे हो, क्वार्टरली दे रहे हो, अपनी वेबसाइट पे दे रहे हो, मैगजीन पे इशू कर रहे हो, प्रेस रिलीज कर रहे हो, किसी भी तरह से अखबार में दे रहे हो न्यूज के तौर पे, पर गलत ना हो, सही हो, ट्रू और फेयर व्यू बताए, है ना। एज द रिजल्ट द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रेशिंग बिकम एसेंशियल, बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि स्टेक होल्डर जानना चाहता है यार जिस कंपनी के साथ हम जुड़े हैं वो उस कंपनी कर क्या रही है। एज अ कस्टमर हम नहीं जानना चाहते, है ना, पर एज अ सप्लायर जानना चाहेंगे, क्योंकि हम उसको माल दे रहे हैं, और अगर वही कंपनी गई तो हम भी गए। रेफरेंसिंग विल हेल्प प्रोवाइड अ ट्रायल टू ओरिजिनल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट सपोर्टिंग एविडेंस टू द रिपोर्ट। रेफरेंसिंग क्या होती है, जो रिपोर्ट होता है उसकी जो सपोर्टिंग एविडेंस होता है, आपने रिपोर्ट बना कर दिया, रिपोर्ट के जो सपोर्टिंग एविडेंस है कि हाँ इसमें ये लिखा है, तो क्यों, रीजन क्या है, सपोर्टिंग एविडेंस, है ना। सोर्स कहां से आया एविडेंस, कहां से वो जो रिपोर्ट के अंदर चीजें लिखी है वो कहां से, सोर्स क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, इनको रेफरेंस कहे। रेफरेंस के तो आप कहते हो ना, रेफरेंस के तौर पे मेरा नाम लिख दे भाई। अब किसी का कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो कोई रेफरेंस के तौर पे, भाई मैंने भेजा है, ये मेरे थ्रू आया है, रेफरेंस। अगर रिपोर्ट में कुछ लाइन लिखी है तो क्या आएगा, रेफरेंस डॉक्यूमेंट से पता चलेगा, रेफरेंस डॉक्यूमेंट पढ़ो, वहां कहेगा मेरे थ्रू लिखी है लाइन। रेफरेंस का मतलब यही होता है ना। आप कहते हो भाई सर आपकी क्लास में मैंने एक स्टूडेंट भेजा है, वो मेरे थ्रू रेफरेंस से आया है, मैंने रेफरेंस दिया है, तो आप कहोगे ना आपकी क्लास में एडमिशन है स्टूडेंट का जो मेरे रेफरेंस आया है, मेरे थ्रू आया है। तो ऐसी रेफरेंस डॉक्यूमेंट होते हैं, ऐसी रेफरेंस सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके उस डॉक्यूमेंट की मदद से हम रिपोर्ट में कोई चीज लिखते हैं, ठीक है जी। तो रिपोर्ट भी कह सकते हो आप, रिपोर्ट के जो एविडेंस डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होते हैं एविडेंस, उसको भी आप रेफरेंस कह सकते हैं। क्या विशेषता है रेफरेंस की, रेफरेंस हेल्प टू अवॉइड प्लग, कुछ ऐसे वर्ड मिल जाते हैं जिनको प्रोनाउंस नहीं कर पाता यार, प्लेगराजिम, रिजाइम, बाय मेकिंग, न्याव न्याव न्याव, बाय मेकिंग इट क्लियर विच आइडिया आर ओरिजिनल विच बिलोंग टू समवन एल्स। अब मैं इसको एक्सप्लेन तो कर नहीं पा रहा, तो ये मैं इसका मीनिंग क्या बताऊंगा, अब मुझे इसको नेट पे देखना पड़ेगा, कितने समय बाद आज मैं कोई वर्ड नेट पे देख रहा हूं। वैसे मैं देखता नहीं, पर ये वर्ड तो अभी पहले सुनता हूं मैं क्या कह रहा है ये। मेरे अंदर ना एक वो है, इसका मतलब तो होता है साहित्यिक चोरी, इसको क्या कहते हैं। मेरे अंदर ना एक वो चीज है कि अगर मुझे जो चीज नहीं आती है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म बोल दिया गूगल भैया, गूगल माता ने बोल दिया। क्या बोल दिया देखो सुनो, प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म इसका मतलब है साहित्यिक चोरी। ओहो भाई साहब ये तो शुद्ध हिंदी हो गई, हम सीधे चोरी पढ़ते हैं। रेफरेंस हेल्प टू अवॉइड चोरी, इतना खतरनाक वर्ड देने की क्या जरूरत है यार। हमने बिजनेस को कैसे लोग हैं यार, बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने एक लाइन पढ़ी थी, आप अपने वर्ड को सिंपल यूज करो, पढ़ा था ना हमने ये बात, सीधा ले देता थेफ्ट, चोरी, बात तो वही हुई। अभी साहित्यिक चोरी कौन सी होती है भाई, चोरी तो चोरी हुई। बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर में हमें पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था कि देखिए कोई भी अगर स्टूडेंट को समझाना है या किसी को समझाना है तो सिंपल लैंग्वेज का यूज करे, टिपिकल लैंग्वेज का यूज मत करो, टिपिकल वर्ड का यूज मत करो, है ना। ये है सिंपल लैंग्वेज। अपनी बात नहीं मान रहे कि हम क्यों मानेंगे बात, है अपनी बात नहीं मान रहे, इनकी अपनी बात पे उनको वो नहीं है। अवॉइड थेफ्ट लिख देता है यार, चोरी तो उसको भी कहते हैं, साहित्यिक चोरी कौन सी होगी। बाय मेकिंग इट क्लियर व्हेन आइडिया आर ओरिजिनल एंड बिलोंग टू समवन एल्स। रेफरेंसिंग क्या करता है, आपको अपोर्डिंग सपोर्टिंग एविडेंस देता है। अगर आप कोई चोरी करोगे तो पता चल जाएगा, कहीं पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करो तो पता चल जाएगा, तो रेफरेंसिंग उस काम का आता है। तो ये एक फीचर्स है। प्रॉपर रेफरेंसिंग शो यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। अब रेफरेंस देने का फायदा भी है कि हाँ भाई इस टॉपिक का रेफरेंस नीचे दे रखे है, उस टॉपिक को समझने के लिए आप रेफरेंस पढ़ सकते हैं, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के भी काम आता है। रेफरेंसिंग प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस फॉर आइडिया आर्गुमेंट, एविडेंस के काम आता है। क्या बताऊं इसमें, अलाउ थर्ड पार्टी टू आइडेंटिफाई द सा, कोई दूसरी पार्टी अगर हमारे डॉक्यूमेंट या हमारे अकाउंट को समझना चाहती है तो उसके रेफरेंस पढ़ ले, वो समझ जाएगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, रेफरेंस ज्यादा अंडरस्टैंडेबल रहता है। साहित्यिक चोरी। एडवांटेज ऑफ रेफरेंसिंग, फायदे क्या है, यूजिंग गुड रेफरेंस इंप्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क। ओके क्या बताऊं, अबे इसमें क्या बताऊं मैं आपको, बताऊं अभी हिंदी तो आप कर ही लोगे। यूजिंग गुड रेफरेंस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव होता है अगर आप गुड रेफरेंस देते हो तो।
Often editor publisher determine the quality write up and research paper depending upon the research reference using and quality of बिब्लियोग्राफी। अरे तेरी गजब। अच्छा, दो दो ऐसे वर्ड दो जो समझ ही ना आए। एक काम करो, सबसे अच्छी बात है, इतना कौन पढ़ेगा, इसमें कुछ पढ़ो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज द बेसिस ऑफ रिसर्च यूजिंग सेकेंडरी डाटा। ओके, आपको मैंने स्टैट्स में पढ़ा था ना, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा को यूज करने का एक बेसिस बताया गया इसको, रेफरेंसिंग को। इट एक्ट एज अ प्रोटेक्शन ऑफ ऑथर, राइट ऑफ कॉपी राइटिंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द साहित्यिक चोरी। ठीक है। एक काम करो, जब आपको कोई चीज बहुत मुश्किल लगे, जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा मुश्किल लगे और आपको उस पर इंटरेस्ट भी ना आ रहा हो, उसको पढ़ने में, उसको याद करने में, तो सबसे आसान चीज है छोड़ दो। क्या? छोड़ दो। क्यों? ना हमें इसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा, ना हमसे ये याद होगा, ना हमें रिटेन होने वाला, तो छोड़ दो। सिंपल। ठीक है, रेफरेंसिंग का मीनिंग पढ़ो, कुछ फीचर्स पढ़ो, बस बहुत। करने तो एन एमसीक्यू ही है, तो आगे रेफरेंसिंग का आएगा, लास्ट में एमसीक्यू देखना। कुछ भी नहीं आ रहा, रेफरेंसिंग है। बैरियर के बाद एमसीक्यू गायब कर दिया, दूसरे लास्ट चैप्टर के तो एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू तो कराऊंगा इकट्ठा, लास्ट में कराऊंगा। चलो यार, खत्म करो इसको। और लैग भी हो रहा है, लैग हो रहा है क्योंकि ना पीछे प्रोसेसिंग में चल रही है, कुछ वीडियो प्रोसेस हो रही है, शॉर्ट कंप्रेस हो रही है, इसलिए लैग चल रहा है वो। तो अगर इस वीडियो में लैग कर रहा है तो रीजन ये है कि पीछे वीडियो के प्रोसेसिंग में चल रही है, कुछ वीडियो कंप्रेस हो रही है, मतलब साइज कम हो रहा है। 3-4 वीडियो लगा रखी है, तो गलती हो गई, मैंने गलत लगा दी क्लास के बीच में, तो लैग कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे, आज चैप्टर को हम खत्म करते हैं। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।